भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, मंच पर उपस्थित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND और उत्तराखंड प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित पुलिस बलों के उच्च अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं रेखा लोहानी, महानिरीक्षक आधुनिकीकरण BPRND एवं उत्तराखंड पुलिस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। BPRND द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पुलिस बलों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को भारतीय पुलिस के अभिरुचि के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। सर्वप्रथम मैं श्री बालाजी श्रीवास्तव, महानिदेशक BPRND से अनुरोध करती हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। उनसे अनुरोध है कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी पौधा देकर सम्मानित करें। उनसे अनुरोध है कि वे केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी का भी पौधा देकर सम्मान करें। अब मैं श्री बालाजी श्रीवास्तव, महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, अपर मुख्य सचिव सुश्री राधा रतूड़ी एवं पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, BPRND में मेरे सहयोगी ADG सुश्री अनुपमा, कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी श्री रवि एवं आज की मंच संचालिका सुश्री रेखा, सभागार में उपस्थित और वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण, मीडिया के यहाँ उपस्थित मित्रगण, देवियों और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में आयोजित इस सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद पुलिस विज्ञान कांग्रेस के में आप पधारे, यह देश की पुलिस व्यवस्था को और बेहतर एवं आधुनिक बनाने के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि का परिचायक है। माननीय महोदय, जैसा कि विदित है, इस पुलिस विज्ञान कांग्रेस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पुलिस बलों, सामाजिक वैज्ञानिकों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को भारतीय पुलिस के लिए समकालीन अभिरुचि के चयनित विषयों पर विचार विमर्श करने और उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने का मंच प्रदान करना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल के आह्वान पर इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य थीम हमने अमृत काल में पुलिसिंग रखा है तथा DGP सम्मेलन 2022 में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 2 विषयों पर विशेष सत्र भी रखे हैं। माननीय महोदय, आपके द्वारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक्स कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान दिए गए निर्देशानुसार 3 महत्वपूर्ण विषयों सीमा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी एवं आंतरिक सुरक्षा पर सत्रों के साथ साथ पिछले सम्मेलनों के संकल्पों की अनुपालना के लिए भी एक विशेष सत्र रखा गया है। आज महोदय,
आपके कर कमलों द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों बीपीआरएनडी के सम्मेलन संबंधित कंपेंडियम और पुलिस विज्ञान पत्रिका तथा उत्तराखंड पुलिस की कॉफी टेबल बुक का डिजिटल विमोचन होना भी सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। माननीय महोदय, सीएपीटी भोपाल में आयोजित पिछले सम्मेलन में आपके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया है, जिसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। महोदय, आपने कहा था कि पुलिस विज्ञान के 2 पहलू हैं, एक साइंस फॉर पुलिस और दूसरा साइंस ऑफ पुलिस, तथा डेटा नया विज्ञान है और बिग डेटा में सभी समस्याओं का समाधान है। इस क्रम में इस सम्मेलन में 5G यूज, सोशल मीडिया चुनौतियों में पुलिस की भूमिका एवं AI/ML लैब्स का बिग डेटा एनालिटिक्स में उपयोग पर रणनीति बनाई जाएगी। कई राज्यों ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ टीमें बनाकर अपराध के बिग डेटा एनालिटिक्स का अध्ययन कर प्रभावी पुलिसिंग रणनीतियों में इसका उपयोग करना आरंभ कर दिया है महोदय, ताकि पुलिस टेक savvy और आधुनिक बन अपराधियों से 2 कदम आगे रह सके। इसके अतिरिक्त ICJS एवं CCTNS के माध्यम से पुलिस एवं अन्य हितधारकों के डेटाबेस को परस्पर एकीकृत कर पुलिस स्टेशनों को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही बीपीआरएनडी द्वारा प्रति वर्ष आयोजित यंग एसपीज कॉन्फ्रेंस में पुलिस एक्सपोजिशंस के माध्यम से पुलिस में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी जाती है। देश के लगभग सभी राज्यों द्वारा नए युग के अपराधों की रोकथाम और जांच में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वे साइबर अपराधों से निपटने के लिए एनसीआरबी के साइट्रेन पोर्टल पर उपलब्ध निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रयोग अपने कार्यस्थल पर रहते हुए ही पूरा कर लेते हैं। पुलिस के व्यवहार में बदलाव की दृष्टि से बीपीआरएनडी में परसेप्शन मैनेजमेंट पर 8वें माइक्रो मिशन के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित फीडबैक प्रबंधन प्रणाली अनुभूति भी शुरू की गई है। देश के पुलिस स्टेशनों के अपग्रेडेशन और मानकीकरण के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन के मसौदे के अनुरूप महोदय, कई राज्यों और विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मुझे आप सभी को बताते हुए हर्ष है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीपीआरएनडी को 5G यूज केसेस के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है और इस पर एक हैकाथन का प्रारंभ कर्टन रेजर इसी महीने किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी सत्रों के जो आउटकम्स होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को नीति निर्माण हेतु प्रेषित किया जाएगा। सभी हितधारकों से अनुरोध भी है कि यहाँ लिए गए संकल्पों का समयबद्ध क्रियान्वयन कर बीपीआरएनडी को सूचित करें। अंत में देश भर से आए डेलीगेट्स से विनम्र अनुरोध है कि वे विभिन्न सत्रों में गहन और सार्थक मंथन करें, जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। मैं चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर संधू, ACS सुश्री राधा रतूड़ी, DGP श्री अशोक कुमार, FRI निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए विशेष आभारी हूं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति और उनकी सरकार के सहयोग के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूं। मैं पुनः आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रतिभागी एवं विषय विशेषज्ञ आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उत्सुक हैं, ताकि वे एक नवीन ऊर्जा, एक नई सोच के साथ भविष्य की पुलिसिंग की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस शुभ अवसर पर हमें संबोधित करें।
अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस.एस. संधू जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, महानिदेशक BPR&D श्री बालाजी श्रीवास्तव जी और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी एवं इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए हुए उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण और अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने के लिए आए हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अमृतकाल के दौरान अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करना और आप सबका आतिथ्य करना ये उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व का विषय है। और हमारे लिए आज यह भी हर्ष का विषय है कि आज ही के दिन जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई और यहाँ पुलिस का भी बड़ा मंथन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए मैं आज आदरणीय गृह मंत्री जी को विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज ही के दिन हमको दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और ये कहीं ना कहीं हमको ये दायित्व दिया, इसके लिए हमारे प्रदेश को चुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए हर क्षेत्र में प्रगति हो, उसमें हमारी पुलिस भी है। इसलिए पुलिस बलों की क्षमता के विकास हेतु इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अपराध और अपराधी जो पारंपरिक प्रणालियों से काफ़ी आगे हटकर संगठित अपराध अधिक हो रहे हैं, साथ ही साइबर क्राइम के मामलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग आज अपराध को अंजाम देने के लिए अपराधियों के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। अतः पुलिस बल को भी कहीं न कहीं इन सब से निपटने के लिए, इन सब से दक्ष होने के लिए तकनीकी व मानसिक दक्षता के साथ जो उन्नत तकनीकी है तथा सक्षम माध्यमों से कहीं न कहीं सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इस संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष रूप से लगातार सहायता देने का काम भी हो रहा है और बड़ी मंथन बैठकें लगातार पुलिस को सशक्त करने की दिशा में हो रही है। मुझे आशा है कि आज पुलिस कांग्रेस के माध्यम से आप सभी व्यापक विचार विमर्श और सार्थक चर्चाओं द्वारा पुलिसिंग तथा आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इसमें प्रस्तुत करेंगे। आप सबका जो मंथन होगा, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए ई सुविधा मामलों के त्वरित निस्तारण बल देने के साथ ही जन जागरूकता अभियानों से जनता को भी लगातार सचेत करने का काम किया है। लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के बजाय भीख मांगने, कचरा इकट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने के लिए मजबूर थे, उनकी पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की है और इस कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है तथा उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही इस अभियान का ध्येय वाक्य अब भिक्षा नहीं शिक्षा दें को सार्थकता प्रदान की गई है।
आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा पिछली बैठक में आपने आतंकवाद की कमर तोड़ने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति बनाए जाने की बात कही थी। और आपके नेतृत्व में चाहे आज आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या जिहाद हो, आतंकवाद लगभग देश के अंदर उसका सफाया हो गया है। उत्तराखंड में वन संपदा 71% से अधिक है और पूरा राज्य एक तरह से वनों से आच्छादित राज्य है। और एक मेरा सुझाव भी है कि वनों की सुरक्षा में लगे जो वनकर्मी हैं उनको अत्याधुनिक शस्त्र चलाने तथा अर्धसैनिक बलों की भांति उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरा मानना है कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस को और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हमारा देश हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसी स्थिति में सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संबंध में भी मेरा सुझाव होगा कि आप सब लोग इस चिंतन में, अपने मंथन में इसको भी जरूर अवश्य इसको सम्मिलित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस आंतरिक सुरक्षा के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं तथा धार्मिक पर्यटन में भी जो एक बड़ी यात्रा होती है, और इस वर्ष जो हमारी चारधाम यात्रा लगभग 1.5 माह की अभी बची हुई है, और इस यात्रा में जहां बर्फबारी और बारिश लगातार होती रही, उसके बावजूद भी पिछले वर्ष का जो 46 लाख का तीर्थयात्रियों का आंकड़ा था, उसको इस वर्ष वो आंकड़ा पार हो गया है। 46 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और अभी लगभग 1.5 माह की यात्रा अभी बची हुई है। इसी प्रकार से कांवड़ में भी 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों ने माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए हैं। इन सभी में पुलिस का विशेष योगदान इन यात्राओं को संचालित करने में रहता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी चाहे हमारी उत्तराखंड की SDRF हो, विभिन्न प्रकार से अपना योगदान देती है। मेरा विश्वास है कि इसके लिए आवश्यक नई तकनीकी के संबंध में भी इस सम्मेलन में, इस मंथन में निश्चित रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। वर्तमान समय में चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को और अधिक आधुनिक एवं दक्ष बनाने हेतु आप सभी अपनी रणनीति और तकनीकी को समय समय पर अपग्रेड करते हैं और करेंगे। इसके साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़कर समय समय पर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु सुझावों का आदान प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों हेतु कार्य करने वाली अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जिस प्रयास में हमें राज्य के अंदर सफलता भी प्राप्त हो रही है। आगामी 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उसको पूरा करने में निश्चित रूप से हमारा पुलिस बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी महानुभाव इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत के अंदर एक से एक कठिन कामों को आज न केवल पूरा किया गया है, जो असंभव कार्य थे, धारा 370 जैसी धाराओं को हटाने का काम हुआ है, शांति स्थापित करने का काम हुआ है। मैं आप सबकी तरफ से उत्तराखंड देवभूमि की देवतुल्य जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं BPRND द्वारा तैयार की गई 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर कंपेंडियम एवं BPRND का फ्लैगशिप जर्नल पुलिस विज्ञान तथा द टाइम्स ग्रुप एवं उत्तराखंड पुलिस के मिलित सहयोग से प्रकाशित उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग विद द टाइम्स का डिजिटल
धन्यवाद महोदय। अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विचारों से हमारा प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, जिनके तत्वाधान में इस पुलिस कांग्रेस का आयोजन हुआ है, ऐसे महानिर्देशक बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड प्रशासन श्री संधू जी, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तराखंड श्रीमती राधा रतूड़ी जी, डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, गणमान्य अतिथि और देश भर से 49वीं पुलिस कांग्रेस में उपस्थित प्यारे अधिकारी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं देवभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर आज इस देवभूमि में मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां जो प्रतिनिधि उपस्थित है उनको मैं बताना चाहता हूं कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अपने आप में एक बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारी अमृत काल की सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु ये 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सब के सामने अमृत काल को संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हर एक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण हमने करना। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौक चौबंद करना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन
भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृतकाल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से ये पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये पुलिस कांग्रेस के अंदर 6 विषय आप लोगों ने निर्धारित किए हैं। 5G युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स, एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस और सीएपीएफ के बीच में समन्वय, मतलब सीमाओं की सुरक्षा। ये सारे विषय एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा को इन टोटो कंप्लीट कवर करने वाले विषय हैं। और ये 6 के 6 विषय अगर हम ढंग से नीचे तक ले जाते हैं तो हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। मैं पुलिस रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म्स दोनों को महत्वपूर्ण परिभाषाओं में देखता हूं। मित्रों, विगत 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर, उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मैं आज ढंग से कह सकता हूं कि आज धारा 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देखकर देश का हर एक नागरिक चैन की सांस ले सकता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए अब भारत का हिस्सा बन चुका है, इसको कोई हमसे विमुक्त नहीं। इसी तरह से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहां विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचने लगा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। ये तीनों हॉटस्पॉट के आंकड़ों को जरा देखें तो मैं यूपीए और एनडीए के शासनकाल के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। यूपीए के 2004 से 14 के शासनकाल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। ये तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी। और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर, 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं हुई और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों की मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,244 हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। ये भारत के सामान्य अपने जो राज्य हैं इसी प्रकार के क्षेत्र बनेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आज यहाँ पर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कॉम्पोडियम, ब्यूरो की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान और उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग विद द टाइम्स, इसका भी प्रकाशन हुआ है। मैं उत्तराखंड पुलिस और बीपीआरएनडी दोनों को इन प्रकाशनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीपीआरएनडी को विकसित करने के लिए
विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे काम हमारे गृह मंत्रालय ने किए हैं। BPRND के चार्टर में समुद्री सीमा प्रबंधन और CAPF का क्षमता निर्माण, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस की छवि और पुलिस समुदाय इंटरफेस और कई चीजों को जोड़ा गया है। स्वदेशी उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अलग वर्टिकल खड़ा किया गया है और इसके लिए शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, छात्रों और इंडस्ट्रीज के साथ एक सार्थक संवाद खड़ा किया गया है। मैं अभी प्रदर्शनी देखकर गया, मैं हर स्टॉल पर पूछता था कि संपूर्णतया भारत में बना हुआ है। मुझे आपको बताने में आनंद आता है कि 95% ने कहा कि ये हमारा उत्पाद 100% मेड इन इंडिया है। तो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन चाहिए, जो साधन चाहिए, उसमें आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ब्यूरो के आधुनिकीकरण प्रभाग के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन फोरेंसिक, साइबर कानूनों की उभरती हुई चुनौतियां, इस पर वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की है और कई सारे परिवर्तन ब्यूरो के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं। मित्रों, अब मैं आपके सामने अमृतकाल की सुबह के अंदर, भोर के अंदर हम देश के आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 बिल करे हैं, पेश किए हैं, जो अभी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के तत्वाधान में विचाराधीन है। सारी पार्टियों के सांसद इस पर विचार कर रहे हैं। ये तीनों बिल IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस करेंगे। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट करीब करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। मित्रों, ये 3 कानूनों में टेररिज्म की व्याख्या और ऑर्गेनाइज क्राइम की व्याख्या की कर हमने देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अंतरराज्य गिरोह को इसके लिए बड़े कड़े प्रावधान करे हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की ऑफिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने बहुत वजन दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग के लिए भी 6 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसरों की विजिट को कंपलसरी किया गया है और कन्विक्शन रेट को, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना इसके अंदर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, CCTNS और ICJS का इंट्रोडक्शन और ये 3 कानून के अंदर टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाने का हमारा प्रयास, ये तीनों मिलकर हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में अमृत काल में प्रवेश करेगी, जो समग्र देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेगी और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। क्योंकि तकनीक के उपयोग के बगैर ये हो ही नहीं सकता। इसके पहले ही हमने
टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा बेस ढेर सारा बनाने के लिए प्रयास किया है। ICJS के तहत देश के 99.9% मतलब 16,733 पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज कर CCTNS के साथ जोड़ने का काम हो चुका है। ई कोर्ट से 22,000 अदालतों को हमने जोड़ लिया है। ई प्रिजन से 2 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई प्रोसिक्यूशन से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। नफीस के माध्यम से 90 लाख से ज्यादा फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड हमारे पास है। और IMOT के माध्यम से UAPA के अंतर्गत रजिस्टर सभी के सभी 22,000 मामलों का डेटा उपलब्ध है। निदान के माध्यम से नार्को ऑफेंडर 5 लाख से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए NDHTO लगभग 1 लाख ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। क्राइम एक्ट में 14 लाख से अधिक अलर्ट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में 28 लाख से अधिक कंप्लेंट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और प्रिजन का भी पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे सामने जो युवा अफसर बैठे हैं, जिनको अभी 8 साल, 10 साल, 12 साल काम करना है, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश में जाकर ये डेटाबेस के उपयोग के लिए आपके प्रदेश में एक समवायी तंत्र को खड़ा करिए। नफीस का उपयोग बढ़ाइए, नेटग्रिड का उपयोग बढ़ाइए, CCTNS के डेटा में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कुछ अच्छे नतीजे निकालिए, तभी जाकर ये डेटाबेस का उपयोग है। और इसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने पुख्ता करनी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये 3 कानून के अंदर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना, समन्स, वारंट और प्रिजन से गवाही सभी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने कानूनी प्रावधानों के तहत की है, जिसके कारण अब कोई देर नहीं कर सकता। परंतु ये सारा तभी जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा जब पूरे देश की पुलिस इसको एक साथ आत्मसात कर पुलिस थाने तक ले जाएगी। और इसके लिए ये 49वीं पुलिस साइंस कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मित्रों, डिजिटल पब्लिक गुड्स की सुरक्षा के लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 10 साल से हम 11 नंबर पर स्थित थे। 2014 से 2023 के 9 साल के अंदर हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंचा है और 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। परंतु उस वक्त हमने हमारे आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश भर की पुलिस और देश भर की एजेंसियों ने करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसके लिए देश को तैयार करने पड़ेगी। जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, G20 की बैठक के माध्यम से भारत का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद होता है, तब कई सारी चुनौतियां अपने आप हमारे सामने खड़ी होती है। वो चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए देश भर की पुलिस ने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस दिशा में मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी जैसे नए विषयों पर भी हमारे युवा ऑफिसर्स ने काम करना पड़ेगा। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, काउंटर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड
हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ देश भर की पुलिस अपने आप को संबंध करे। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो का स्टडी कर कर अपने यहाँ भी मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाने की शुरुआत करे। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था को और स्ट्रेंथी करे। बीट को चंडीगढ़ पुलिस का एक स्टडी देख एक सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। बीट को हम पुनर्जीवित करें, परेड को नियमित करें और खबरी प्रणाली को भी फिर से एक बार पुनर्जीवित करें। टेक्नोलॉजी पर आधार रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इंटेलिजेंस का बेसिक नेचर है कि इंटेलिजेंस का एनालिसिस तो मानव दिमाग से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो खबरी की प्रणाली को भी हमने पुनर्जीवित करना पड़ेगा। डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, ये सब चीजों दकियानुसी लगने लगी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सबका अपनी अपनी जगह पे एक बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय राज्यों के जो पुलिस विभाग से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको मेरा कहना है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग व्यवस्था हमने करी है, उसको आप जरूर इसका उपयोग आपका राज्य करे। LWE क्षेत्रों में, फॉरवर्ड क्षेत्रों में बेस कैंप की स्थापना का जो प्रयास चल रहा है, ये वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र राज्यों ने इसमें अपना सहयोग करना चाहिए और एनकोड के मैकेनिज्म को मजबूती देने के लिए जिला स्तर की मीटिंग पर भी नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूत करना पड़ेगा। राज्य का साइबर सुरक्षा ऑडिट, युवा अफसर इस पर विशेष ध्यान दे और सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग और हमारे यहाँ जो विदेश से वीजा लेकर आते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय ढेर सारे हैं मित्रों, आपके पास 2 दिन है। अभी जो 6 विषय तय करे हैं, मैं आशा करता हूं कि इस पर गहन चिंता होगी, चर्चा होगी और कुछ एक्शनेबल पॉइंट जरूर निकलेंगे जिसके आधार पर भारत का गृह विभाग कोई कार्य योजना बना पाए। और विशेषकर यहाँ जो युवा अफसर हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अमृत काल में भारत को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये 25 साल भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत में हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के 25 साल है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी 2047 में दुनिया के सारे देशों में सबसे उत्तम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, इस प्रकार का हम प्रयास करें। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मोदी जी ने हमारे सामने एक स्वप्न रखा है, स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही अभ्यर्थना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये 2 दिन के सेमिनार के लिए, और आगे जाकर अपने राज्य में जाकर इस स्पिरिट को आप थाने तक पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा भी आप लोगों से करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। आपके शब्द हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी रहे हैं और आपके इस मार्गदर्शक संदेश के लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। उनसे अनुरोध है कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। उनसे अनुरोध है कि वे केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद प्रस्ताव रखें।
और 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में देवभूमि आगमन पर मैं मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आमूल चूल परिवर्तन किए हैं तथा पुलिस बल को और अधिक पेशेवर और सक्षम बनाने हेतु बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हुए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय के कार्यकाल में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चों पर देश को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, चाहे वह कश्मीर हो, नक्सलवाद हो, पूर्वोत्तर आतंकवाद हो या आतंकवाद या आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरा उत्पन्न करने वाले अन्य कट्टरपंथी तत्व हों या फिर आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से प्रश्रय देकर ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को पोषित पल्लवित करने वाले सफेद पोश ही क्यों न हों, आपके द्वारा सबकी पहचान कर उन पर शिकंजा कसा गया है। महोदय द्वारा पहली बार टेरर फंडिंग पर कड़ा प्रहार करते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है। माननीय गृह मंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा है 150 साल पुराने कानूनों को बदलने की शुरुआत करना। उनकी पैनी नज़र से कोई भी आयाम अछूता नहीं रहा है। कई कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने देखा है कि एक्सपर्ट डोमेन वाले टॉपिक्स जैसे साइबर क्राइम, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, इन सब में भी सर का ज्ञान हम सबसे ज़्यादा होता है। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति से इस कॉन्फ्रेंस का स्तर कई गुना बढ़ गया है। उत्तराखंड पुलिस आपके आगमन से गौरवान्वित है एवं हृदय से आपके आभारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभारी हूँ, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपके मार्गदर्शन में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने का पूरा प्रयास किया है। एक ओर जहां अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग के उद्देश्य से पीड़ितों को न्याय दिलवाया है। महोदय, हमें हर कदम पर आपका प्रोत्साहन मिलता रहा है। समारोह में आए हुए सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेयर साहब, कुलपति महोदय, महोदया एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी मैं उत्तराखंड पुलिस की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमें कृतार्थ किया। हम आपके सौम्य स्वभाव तथा इजी अप्रोचेबिलिटी से अपने कार्यों को सुगमता से कर पा रहे हैं। श्री SS संधू, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन का भी उनके सहयोग के लिए आभार, जो हमारी समस्याओं को समझते हैं और शासन स्तर पर उनका समाधान करते हैं। साथ ही मैं BPRND के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव और उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस वर्ष की कॉन्फ्रेंस हेतु उत्तराखंड को वेन्यू के रूप में चुना। अपर मुख्य सचिव महोदया मैडम राधा रतोड़ी जी का भी दिल से आभार, जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं और उनका रुख हमेशा पुलिस के प्रति सकारात्मक होता है। इसके साथ ही मैं उपस्थित सभी पैनलिस्ट तथा इस अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने आए हुए सभी डेलीगेट्स का भी उत्तराखंड पुलिस की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। FRI, ICFRE तथा IGNFA के अधिकारियों का भी बहुत आभार, जिनके द्वारा यह भव्य कैंपस इस आयोजन हेतु हमको उपलब्ध कराया गया। अंत में मैं हमारी आयोजन समिति के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी दिन रात की मेहनत से यह आयोजन सफल हुआ। आज माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा निर्धारित किया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस अपनी कसौटी पर खरा उतरेगी। मैं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित सभी महानुभावों एवं प्रतिभागियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
सभी डेलीगेट से अनुरोध है कि वे पश्चिम द्वार से ग्रुप फोटोग्राफ के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। अन्य सभी अतिथिगण जलपान के लिए आमंत्रित हैं।